हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और इन्वायरमेंट की क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा था, जिसमें आपके अभ्यारण्य थे और ये अलग अलग राज्यों में स्थापित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने कल देखा था जो उद्यान है इनके बारे में, और आज हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है ये कौन से राज्य में है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, हमने इनके बारे में बात भी किया था। ये सारे आपके स्वस्थानीय संरक्षण विधि में आते हैं और बाह्य स्थानीय में क्या आता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है, उसको रिवीजन कीजिएगा। तो इसमें हम आपको एक बार फिर से तथ्य रिवीजन कर दे रहे हैं कि जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं ये वर्तमान में 106 हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान ये आपके वर्तमान में 106 हैं। ये आपको डाटा याद होना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया था अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये आपके हैं वर्तमान में 566। ये याद रखेंगे बेटी। पिछले क्लास में मैंने 544 बताया था, यानी कि 544, लेकिन ये अपडेट कर लीजिएगा, ये 566 हो गए हैं और ये हमेशा बदलते रहते हैं। इनसे अपडेट रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नए नए घोषित होते रहते हैं, तो ये जो डाटा है ये बदलता रहता है। तो वर्तमान में जो आपके अभ्यारण्य है ये 566 हैं। राष्ट्रीय उद्यान आपके देखेंगे 106 हैं, और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये 18 है, यानी कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं ये 18 हैं, जिनमें से 12 आपके जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो ये टोटल भी याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो और भी चीज़ें हैं उसे हम आगे बताते रहेंगे। तो आज जो मेन पॉइंट्स है वो हम देखेंगे कि जो आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कौन से हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो अभ्यारण्य होते हैं और उद्यान होते हैं इसे राज्य सरकार घोषित करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि जो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होगा जो 18 है ये केंद्र सरकार घोषित करता है, और जो आपका अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान है इसे राज्य सरकार घोषित करती है, लेकिन ये केंद्र सरकार भी कर सकती है बशर्ते उसे राज्य सरकार से इसके बारे में अनुमति लेनी होगी या उसे सूचित करना होगा कि हम अभ्यारण्य या उद्यान घोषित कर रहे हैं। नहीं तो ये आप देखेंगे राज्य सरकार का विषय होता है, और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं ये केंद्र का होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके में होता है, तो इसे केंद्र सरकार घोषित करती है। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण अभ्यारण्य जिन्हें हमें देखना है, जो एग्जाम में आते हैं। तो ये हैं आपके भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें आपके एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है आपके अभ्यारण्य जो आपको देखना है। तो इसमें आपने देखा भी कि कितने ज़्यादा हैं अभ्यारण्य, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है, हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जो अभ्यारण्य है वन्य जीवों के लिए वो है कोलेरू। यहाँ पे कोलेरू झील भी है, ये भी याद रखेंगे, मीठे पानी का झील कोलेरू झील, तो ये आपके आंध्र में ही है और उसी के पास है आपका अभ्यारण्य। साथ ही यहाँ पर पुलिकट झील भी है। हालांकि जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और इसी में आप देखेंगे हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका पुलिकट है ये भी आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट अभ्यारण्य। साथ ही नागार्जुन सागर और श्रीशैलम, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं। ये चारों अभ्यारण्य आपके आंध्र प्रदेश में है। जो आपका दूसरा है ये है तेलंगाना, और तेलंगाना में है नागार्जुन, साथ ही जो है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और कन्नेर सानी, ये भी आपके जो है आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा है तेलंगाना, तो इसमें पाए जाते हैं ये महत्वपूर्ण 3 अभ्यारण्य। इसके अलावा बिहार को देख लेते हैं। बिहार में है गौतम बुद्ध, साथ ही कांवर झील और वाल्मीकि। वाल्मीकि और कैमूर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि वहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी है, यानी कि ये दोनों हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो सुखना झील है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। चंडीगढ़ का सुखना झील ये भी क्या है? अभ्यारण्य है, जो कि चंडीगढ़ में पाया जाता है और एकमात्र है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। यहाँ का जो ये अचानक मार है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। साथ ही सीता नदी, तो यहाँ से ये जो अचानक मार है, कहीं कहीं अचनका मार भी दिया रहता है, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ये आयोग का फेवरेट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है आपका गोवा। गोवा में महावीर हैं, यानी कि यहाँ पे एक लौता राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोनों एक ही है, और गोवा में है, नाम क्या है? महावीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में आपका
कच्छ का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो इलाका है ये आपके कहाँ है, गोवा में है। साथ ही यहाँ पे गिर अभ्यारण्य भी है और नल सरोवर भी है। इस बार एग्जाम में आया था कि कौन सा जो है आर्द्र भूमि है जो यूपी में नहीं है, तो ऑप्शन में आपका नल सरोवर भी था। तो याद रखना चाहिए यहाँ की आर्द्र भूमि भी है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है या वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, नल सरोवर, गिर और कच्छ का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इलाका है ये भी आपका क्या है, अभ्यारण्य है। इसके अलावा आप देखेंगे आपका जो एक चीज़ और याद रखेंगे, अभ्यारण्यों की जो संख्या है ये सबसे ज़्यादा अंडमान में है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा एमपी में है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यारण्य है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, लेकिन उद्यानों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपके राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो टाइगर के दृष्टिकोण से 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका गुजरात, गिर का जंगल जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। दूसरा मध्य प्रदेश जहां सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, साथ ही यहाँ पे व्हाइट टाइगर भी मिलते हैं। और इसके अलावा आपका बंगाल टाइगर जो कि सुंदरबन में मिलते हैं। ये टाइगर के दृष्टिकोण से 3 तथ्य याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे कि जो गुजरात है इसमें हमने देखा, अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश को, और हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, साथ ही पोंग डैम जो झील है ये भी, और रेणुका भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये भी वहाँ का बहुत ही फेमस आपका अभ्यारण्य है, वन्यजीव संरक्षण के लिए बनाया गया है। और मैंने आपको बताया भी होगा कि जो अभ्यारण्य होते हैं पर्टिकुलर एक जीव को संरक्षण करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे जीवों को संरक्षण एक साथ दिया जाता है। और वहीं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे वनस्पति, जीव जंतु और वहाँ की जितने भी जैव विविधता होती है उन सब को संरक्षण दिया जाता है। ये सबसे बड़े स्तर का होता है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सभी को संरक्षण मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान में एक से अधिक या कई प्रजातियों को संरक्षण दिया जाता है। अभ्यारण्य मोस्टली एक जीवों को संरक्षण दिया जाता है। तो ये तथ्य भी याद रखेंगे बच्चों। आगे है आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में है सुरनसर और मानसर। ये भी इस बार जो है क्वेश्चन बना था पीसीएस में, याद रखेंगे सुरनसर, मानसर। इसके अलावा काराकोरम जो कि लद्दाख में है, और होकेरसर। यहाँ पे आपका काराकोरम, मानसर और सुरनसर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है झारखंड का जो है डालमा भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे गौतम बुद्ध नाम से भी अभ्यारण्य बनाया गया है। साथ ही हजारीबाग ये भी इम्पॉर्टेंट है, और पलामी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पलामू को जरूर ध्यान देंगे, ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है। इसके अलावा आप देखेंगे कर्नाटक में जो है यहाँ पे है डांडेली, घाट प्रभा और चिंचोली इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। घाट प्रभा यहाँ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घाट प्रभा एग्जाम में ज़्यादा आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केरल का इडुक्की ये इंपॉर्टेंट है, और पेराम्बिकुलम ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरियार तो इम्पॉर्टेंट है ही, और वेम्बनाड मालाबार, यानी कि यहाँ के लगातार जो 4 आपके अभ्यारण्य हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इडुक्की और साथ ही पेराम्बिकुलम, पेरियार और वेम्बनाड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। हालांकि बहुत आसान है, ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा या कुट में आएगा तो आप इसको जरूर सही कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका जो है एमपी में है गांधी सागर, साथ ही पन्ना है, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी है, और राता पानी भी है। ये भी चारों इंपॉर्टेंट हैं। गांधी सागर जो है ये बांध भी है, डैम भी है जो चंबल नदी पे बना है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसी के नाम से आप देख रहे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। हालांकि चंबल नदी पे और भी 2 हैं, एक तो राणा सागर है और दूसरा जो है वो आपका जवाहर सागर है, लेकिन ये गुजरात में है, सॉरी राजस्थान में है। तो ये आपका जो गांधी सागर है ये बांध भी है और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, इम्पॉर्टेंट है। पन्ना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पन्ना में एक जो है खान भी है जहाँ से आप देखते हैं हीरा निकलता है एकमात्र। राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे माना जाता है कि 3 राज्यों की सीमा पे है, एक तो यूपी है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, और ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता भी है कि कौन से अभ्यारण्य में घड़ियाल संरक्षण का काम चल रहा है, तो चंबल अभ्यारण्य में चल रहा है। और ये संयुक्त परियोजना किसकी है, तो यूपी, एमपी और राजस्थान। तो ये तथ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का महाराष्ट्र का कलसुबाई इंपॉर्टेंट है, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट और पेनगंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं।
नेक्स्ट है आपका उड़ीसा, उड़ीसा का भीतरकनिका, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्का तो सबको पता है, चिल्का वहाँ का सबसे बड़ा या कहिए इंडिया का सबसे बड़ा लैगून झील या खारे पानी की झील भी है और इसके नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य भी बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर सिमलीपाल और गहिरमाथा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। गहिरमाथा भी अपने आप पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मगरमच्छों के ये कछुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया। बच्चों जो कछुए आते हैं, आपको पता है कि उड़ीसा के तट पर ही सबसे ज़्यादा ओलिव रिडले कछुए आते हैं प्रजनन के लिए, तो यहाँ पे जो गहिरमाथा है ये कछुओं के लिए इंपॉर्टेंट है और जो भीतरकनिका है ये आपकी मगरमच्छ के लिए है। ये इंडिविजुअल एग्जाम में आ चुका है कि कौन से अभ्यारण्य में कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है या उनके प्रजनन पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ये है गहिरमाथा। और मगरमच्छ की बात करेंगे तो भीतरकनिका, और जब हम घड़ियाल की बात करेंगे तो चंबल। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। जो मगरमच्छ होते हैं ये चौड़े लंबे मुख वाले होते हैं, लेकिन जो घड़ियाल होते हैं इनका जो मुख होता है ये सकरा और लंबा होता है, काफ़ी पतला होता है। तो इनके अलग अलग संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि अभ्यारण्य एक जीव के संरक्षण के लिए मोस्टली बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जीव को संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कछुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मगरमच्छ है और घड़ियाल जो है वो चंबल में है। नेक्स्ट है आपका पंजाब, पंजाब में एकमात्र है हरिके झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिके बैराज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सतलज और आप जानते हैं कि जो नदी है ब्यास नदी, इसके संगम की जो बनता है वहाँ से एक नहर निकाली जाती है जिसको गांधीनगर नहर कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, जो राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाया गया है। काफ़ी बड़ा नहर है ये। और यहीं पर आपका हरिके झील भी है, बैराज भी है और ये क्या है, अभ्यारण्य भी है, पंजाब में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में माउंट आबू, बहुत ही खूबसूरत जगह माउंट आबू जो राजस्थान का है, यहाँ पे अभ्यारण्य भी है। साथ ही सरिस्का, ये भी एग्जाम में आ चुका है, सरिस्का अभ्यारण्य भी है, सरिस्का उद्यान भी है, दोनों में आता है। जवाहर सागर मैंने बात किया था, चंबल नदी पे बना हुआ बांध भी है और जवाहर सागर वहाँ का राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, वन्य जीवों के लिए बनाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय चंबल, इसकी भी बात मैंने की थी कि चंबल नदी वहाँ से गुजरती है तो वहाँ पे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, राजस्थान में है, इसको रिविज़न कीजिएगा बार बार। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, कोडाईकनाल है, पुलिकट झील, पुलिकट झील मैंने आपको बताया आंध्र और तमिलनाडु दोनों में है। तो आप इसके नाम से देखेंगे दोनों राज्यों में अभ्यारण्य बनाया गया। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि पुलिकट अभ्यारण्य कहाँ है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे ऑप्शन में एक ही राज्य होगा, चाहे तमिलनाडु होगा या आंध्र प्रदेश होगा। अगर दोनों आ गए तो बोथ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पुलिकट झील के पास यहाँ भी अभ्यारण्य है और आंध्रा में भी है। इसके अलावा बेलानाडु और मुदुमलाई और इसके अलावा बेदा थंगल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूपी, यूपी तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी स्पेशल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आपका बखिरा झील, बखिरा झील जो अभी काफ़ी जो है छोटा होता जा रहा है, हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे विदेशी पक्षी भी आते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बखिरा झील। इसके अलावा यहाँ पे कैमूर भी है, ओखला पक्षी विहार भी है, ये भी यूपी का है, और साथ ही पटना पक्षी विहार, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है यूपी का, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, पटना पक्षी विहार। नेक्स्ट है आपके दिल्ली में भी आप देखेंगे ओसाला भाटी है और इसी को इंदिरा प्रदर्शनी के नाम से जानते हैं, यहाँ का एकमात्र अभ्यारण्य है ओसाला भाटी। अरुणाचल प्रदेश का पखुई, एग्जाम में ये आ चुका है, पखुई जो है ये सेसा आर्किड के लिए जाना जाता है, पखुई। असम में है दीपोर व्हील, ये भी एग्जाम में आ चुका है, दीपोर व्हील याद रखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कार्बी एलांग भी है, जो पूर्वी कार्बी एलांग के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पे एक पठार भी है जिसे कार्बी एलांग कहते हैं और इसी पठार के नाम पे हो सकता है इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है कार्बी एलांग, तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपके असम में है। इसके अलावा देखेंगे लाओ खोवा, मिजोरम का दम्फा एग्जाम में कई बार आ चुका है, दम्फा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, मिजोरम में है। इसके अलावा आप देखेंगे थोरांगटंग लांग, ये भी क्या है आपका मिजोरम का है, दो अभ्यारण्य हैं जो मिजोरम में है, जहाँ से ये दम्फा को बार बार पूछा जाता है, या इसको दम्पा भी कहते हैं, दम्फा भी कहते हैं। सिक्किम का आपका किताम और पंगोलखा अभी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन इसको भी ध्यान देंगे, आगे एग्जाम में बन सकते हैं ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा, ये है गुमटी और सेपा ही जाला, ये भी आपके लिए नया है, क्योंकि अभी एग्जाम में कभी ये नहीं आया है तो इसलिए आपने इसको नहीं देखा होगा, लेकिन इसको एक सरसरी निगाह से देखे रहेंगे तो कभी एग्जाम में अगर आ जाए तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका जो है मेघालय, मेघालय का
नोंग खैलेम और सीजू, साथ ही बाघमारा और पेचेर पौधा, ये सारे आपके जो है मेघालय के वन्यजीव अभ्यारण्य है। नागालैंड का फाकिम एकमात्र अभ्यारण्य फाकिम अभ्यारण्य है नागालैंड में। इसके अलावा उत्तराखंड का केदारनाथ, ये इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर भी है उत्तराखंड में, तो इसे याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। केदारनाथ में अभ्यारण्य है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार, ये यहाँ का जो अभ्यारण्य है टर्टल द्वीप के नाम से इसे जानते हैं। हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है, तो ये अभ्यारण्य से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहाँ है, अंडमान में, जिसे साउथ बटन के नाम से जानते हैं। साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर है और ऐसे अन्य बहुत सारे उद्यान वहाँ पे हैं, लेकिन अभ्यारण्य की संख्या उद्यानों से भी ज़्यादा है अंडमान निकोबार में, या सबसे ज़्यादा है। ये तथ्य याद रखेंगे बच्चों। और भी हैं आपके जो है राष्ट्रीय, देख लेते हैं क्या क्या है खास। तो ये आपके मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है, जितने भी महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं जो एग्जाम में बनते हैं वो सारे आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिए गए हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में अंतर क्या होता है, किस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक आधार तो मैंने आपको बता ही दिया कि संरक्षण के आधार पर जो है इनमें अंतर होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में बस वनस्पतियों और जीव जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, साथ ही वहाँ की पारिस्थितिकी को भी संरक्षण दिया जाता है। उद्यानों में एक से अन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है, लेकिन अभ्यारण्य एक जीव के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं और क्या क्या अंतर है इसमें। तो पहला है जैव मंडल आगार क्षेत्र, यानी कि वे क्षेत्र जैव मंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के पदार्थों का संरक्षण करना है के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। यानी कि जैव मंडल जो आगार आए हैं या जो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व की परिकल्पना आई है, कहाँ से आया है, तो यूनेस्को के सम्मेलन 1975 से आया है, जिसमें क्या दृष्टिकोण रखा गया है, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत इसका प्रादुर्भाव हुआ। इसका उद्देश्य पारितंत्र एवं इसके आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण करना है, यानी कि पूरे के पूरे जो वहाँ का पारितंत्र है, साथ ही उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, आनुवांशिक किसके होते हैं, जो जीव होते हैं और जिनमें जान होता है वो वनस्पति होते हैं और जीवधारी होते हैं। यानी कि यहाँ पे पूरी की पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें जीव जंतु और वनस्पतियाँ शामिल होते हैं। ये सारे आपके किस में आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व में आएंगे। जैवमंडल आगार क्षेत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों के प्रतिनिधि क्षेत्र हैं जो स्थलीय और समुद्री भाग में फैले हुए हैं। यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र केवल आपके जलीय स्थल में ही नहीं बल्कि जलीय क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं, और ये प्राकृतिक के साथ साथ सांस्कृतिक चीज़ों का भी एक तरीके से कहेंगे कि प्रदर्शन करते हैं। चूँकि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में जनजातियों की अपनी जो रहन सहन है उसे भी रहने का इजाज़त होता है। तो थोड़ा सा समझ लेंगे बच्चों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। ये जो होता है इसमें एक होता है कोर। कोर मीन्स होता है किसी भी क्षेत्र के सबसे अंदर का भाग, सबसे बीच का भाग, सबसे केंद्र बिंदु, जैसे हमारी धरती का भी कोर होता है जो सबसे अंदर होता है। ये सबसे छोटा क्षेत्र होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जनजातियाँ मतलब जो जनजाति है उनको भी यहाँ पे जाने का परमिशन नहीं होता। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु होते हैं जिनको संरक्षण दिया जाता है, और इस क्षेत्र में केवल वे लोग जाएंगे जो वहाँ पे निगरानी रखेंगे, वहाँ की चीज़ों के ऊपर संरक्षण करने का काम करेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ जाने का परमिशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त अधिकारी होंगे, सिर्फ वही कोर में जा सकते हैं और किसी को कोर में जाने की इजाज़त नहीं होती। इसके बाद जो होता है इसे कहते हैं बफर जोन, यानी कि जो होता है ये बफर क्षेत्र होता है जो कोर और जो है बाहर जो संक्रमण इलाका आता है इन दोनों के बीच का होता है, इसे बफर कहते हैं। तो जो दो लोगों के बीच का काम करे उसे बफर कहते हैं, या जैसे दो राज्यों के बीच का जो राज्य होगा वो बफर राज्य होगा या बफर स्टेट होगा। दो देशों के बीच का जो देश होगा उसे बफर कंट्री कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कोर और संक्रमण वाले इलाके के बीच ये जो इलाका होता है इसे बफर कहते हैं या इसी को बफर जोन कहते हैं। तो ये आपका क्रोड हो गया या केंद्र हो गया। केंद्र में विशेष प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ होंगी, जहाँ पर जो सरकार के द्वारा नियुक्त लोग होंगे सिर्फ वही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। जो आपका ये इलाका होगा बफर वाला इलाका, यहाँ पर अनुसंधान कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप एजुकेशन से संबंधित अगर कुछ जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो जा सकते हैं।
ये यहाँ पे संभव है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा गतिविधि नहीं हो सकती है। थोड़ा बहुत पर्यटन भी यहाँ पे अलाउ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और जो आपका संक्रमण वाला इलाका होता है, यहाँ पे जो है जनजातियाँ या वे लोग जो जंगल से जुड़े होते हैं वो अपना घर बना के रह सकते हैं। अनुसंधान भी हो सकता है, पर्यटन भी हो सकता है, साथ ही यहाँ पर थोड़ी बहुत जो कृषि का काम होता है आजीविका चलाने के लिए वो यहाँ पे हो सकता है। तो जो संक्रमण वाला इलाका है इसमें लगभग सभी चीज़ों को परमिशन मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल लोग आ जा सकते हैं। इस इलाके में अनुसंधानकर्ता, एजुकेशन से जुड़े रिसर्च करने वाले लोग जाएंगे, लेकिन कोर में सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें वहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियों के संरक्षण और देखभाल का काम सौंपा जाता है। तो ये अंतर होता है कोर, बफर और संक्रमण वाले इलाके में। ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व का एक डायग्राम बनाया गया है कि कौन से इलाके में क्या किया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बड़े इलाके में होता है। जैसे बात करें कि जो सबसे पहला आपका बायोस्फीयर रिजर्व था ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो अपने आप में बहुत बड़े इलाके को ये कवर करता है। इसी तरह से बहुत सारे और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लगभग इस समय भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व की बात है। अब इसके अंदर जितनी भी जनजातियाँ हैं उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके कल्चर, उसको संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही जितनी वनस्पतियाँ हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और एक भौगोलिक पूरे इलाके को ही संरक्षण दिया जा रहा है, एक पारितंत्र को संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े इलाके में होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में क्या अंतर होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी तरह का अधिवास यानी कि वहाँ पे वास नहीं कर सकते आप, और कोई भी वहाँ पे गतिविधि आप नहीं कर सकते, पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगल के उत्पाद को इकट्ठा करने की भी मंजूरी नहीं होती। ये पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पे आप पशुओं को चरा भी नहीं सकते, यहाँ से आप लकड़ी या पशुओं का मांस या कंदमूल, फल फूल तक नहीं ले सकते, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यही क्या लिखा है यहाँ पे कि जो उत्पाद है जंगली आप उसे भी इकट्ठा नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा यहाँ पे सख्ती होती है, मनाही होती है। कहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की जो है शरण स्थलों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात इस विशेष शरण स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाएगा। यहाँ पे किसी एक जीव का संरक्षण नहीं किया जाता, बल्कि एक समान सभी जीवों को संरक्षण दिया जाता है। एक पर्टिकुलर इलाके को ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और उसमें पाए जाने वाले सभी जीवों का यहाँ पर संरक्षण होता है समान रूप से, और यहाँ पे हर तरह की गतिविधियाँ जो है वो प्रतिबंधित होती हैं। सिर्फ यहाँ पे जो अधिकारी नियुक्त होते हैं इनकी देखभाल के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, वो ही यहाँ पे आ जा सकते हैं, और कोई यहाँ पे नहीं आ जा सकता। वन्य जीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मानव का बसना प्रतिबंधित है। यानी कि बहुत कम अपवाद मिलता है कि अभ्यारण्य में मानव को बसने की अनुमति दी जाए, अन्यथा मानव के बसने की अनुमति भी यहाँ पे प्रतिबंधित है। लेकिन अपवादिक तौर पर कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि मानव को बसने का इजाज़त दे दिया जाता है। अब उसके कुछ मानक होते हैं, उस मानक के आधार पर उनको परमिशन कहीं कहीं मिल जाता है। अन्यथा यहाँ पे आप जानवरों को चरा सकते हैं, लकड़ी वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बसने की इजाज़त नहीं है। अपवादिक तौर पे कभी कभी ये देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके अभ्यारण्य। साथ ही पर्यटन की अनुमति होती है, यहाँ पे आप पर्यटन के लिए जा सकते हैं, लेकिन उद्यान में आप देख रहे हैं कोई भी इजाज़त नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि मोस्टली क्या होगा, किसी एक प्रजाति के संरक्षण के लिए होगा, या कुछ प्रजातियों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। इसमें सभी जीवों को समान रूप से संरक्षण मिलेगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक या कुछ जीवों को जो है संरक्षण दिया जाता है, अर्थात वे विशिष्ट प्रजातियां आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यानी कि ये जो अभ्यारण्य होता है ये कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। जैसे एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण देना, जैसे आपने देखा कि मगरमच्छ का संरक्षण, जैसे आपने देखा घड़ियाल का, कछुओं का संरक्षण। तो इंडिविजुअल एक जाति के लिए, एक प्रजाति के लिए भी हो सकता है, या कुछ अन्य जातियों को भी साथ में संरक्षण यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार
के आदेश या निर्देश देकर कर सकती है, यानी कि राज्य सरकार को इसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाना पड़ता। वो मोस्टली कोई भी निर्देश या घोषणा करके किसी भी क्षेत्र को उद्यान या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना सकती है। इसके लिए इसे कोई बिल लाना नहीं पड़ता है संसद या राज्य विधानमंडल में। जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना पड़ेगा, यानी कि आपने कोई जो है राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभयारण्य बना दिया है तो उसको बनाने के लिए सिर्फ एक संकल्प या घोषणा की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब उसके क्षेत्र में आप परिवर्तन करना चाह रहे, चाहे उसे छोटा करना चाह रहे या बड़ा करना चाह रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, विधानमंडल में एक संकल्प पारित करना होगा और फिर आप उसके क्षेत्र में कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं। एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि कोई भी अगर अभयारण्य है तो आप उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं, यानी कि वो जो वहाँ के सभी जीवों को एक साथ संरक्षण देने का काम कर सकते हैं। वहाँ पे लोगों का आवाजाही प्रतिबंधित कर सकते हैं, पूरी तरह से वो निषिद्ध इलाका हो सकता है। अंतर यही होता है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में। तो कोई अभयारण्य है आप उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्रीय उद्यान को आप अभयारण्य घोषित नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, पर एक राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट्स आईएएस जैसे एग्जाम में बनते हैं और यहाँ पे अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई किया तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और छोटे एग्जाम्स में इंडिविजुअल भी आ जाता है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाहरी क्षेत्र में मानवों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है, यानी कि जो आपके अभयारण्य होते हैं इसके बाहरी क्षेत्र में मानव बस सकते हैं और साथ ही परंपरागत जो कार्य हैं वो करने की अनुमति इनको दी जाती है। तो ये याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं ये कौन कौन से हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि टोटल 18 हैं और ये सबसे बड़े स्तर पर काम किया जाता है। ये पर्टिकुलर किसी पारितंत्र को या वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को जो है संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये भी देख लेते हैं। तो आपका जो है मन्नार की खाड़ी, ये आपका सॉरी बच्चों शुरुआत यहाँ से है, यहाँ से देखेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 6 नंबर से है, यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ है। तो जो आपका सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था ये नीलगिरी है। ये एग्जाम में आता है कि सबसे पुराना जो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है। तो आपका नीलगिरी का जो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है या बायोस्फीयर रिजर्व है ये सबसे पहला है, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना कौन सा है या जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कितने राज्यों में फैला हुआ है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ, तो 2000 में शामिल हुआ है। तो 18 में से 12 जो है रिजर्व वो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। इसका मतलब अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यूनेस्को उन्हीं चीज़ों को संरक्षण देना है जो बहुत ही विशिष्ट होते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, मूर्त हो, अमूर्त हो या मिश्रित हो, उन्हीं को यूनेस्को संरक्षण देता है। यानी कि हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसीलिए इन्हें यूनेस्को क्या करता है, संरक्षण देता है। तो नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मुदुमलाई का जो इलाका आता है तमिलनाडु का, साथ ही मुकुर्थी, नागरहोल आप जानते हैं ये कहाँ है, कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक का इलाका और निलंबपुर केरल, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ये तीनों राज्यों के ये महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं इनको कवर करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसीलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। शांत घाटी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपके आते हैं, यानी कि केरल का निलंबपुर, शांत घाटी, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य भी आपके इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड का है और ये चमोली और पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जिले को कवर करता है, इसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से अभयारण्य हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के कौन से अभयारण्य हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो आपका नंदा देवी 2004 में शामिल हुआ है। इसके बाद है नोकरेक, मेघालय का नोकरेक इम्पॉर्टेंट है, 2009 में शामिल हुआ है।
ये भी आप देख रहे हैं। मेघालय, मेघालय में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिल्स जनपद इसमें शामिल है। इसके बाद आपका मानस, ये कहाँ है? असम में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असम राज्य में जो है कोकराझार और इसके अलावा बोंगाई गांव और परपेटा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसमें शामिल है। ये इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप इसे पढ़े रहेंगे और कभी आगे चल के बना क्वेश्चन कि कौन से क्षेत्र शामिल हैं तो आप इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सुंदरबन। ये जो आपका सुंदरबन है, ये जानते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे भी 2001 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है। और ये पश्चिम बंगाल में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के डेल्टा क्षेत्र में ही स्थापित है, जो कि इसी डेल्टा में सुंदरबन, इसी डेल्टा के जो वन हैं, जो कि मैंग्रोव वन है, इन्हें सुंदरी वन के नाम से जाना जाता है और इसी के आधार पर इसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी का भारतीय क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है ये पाया जाता है। ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ग्रेट निकोबार जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे 2013 में शामिल किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल है, जिसमें दक्षिणतम द्वीप समूह भी शामिल किए गए हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में ये भी शामिल किया गया यूनेस्को में। उड़ीसा राज्य में है और इसमें मयूरभंज जनपद का क्षेत्र व अन्य भाग आते हैं। डिब्रू सैखवा या सैखोवा, ये भी आपका असम राज्य में है और डिब्रूगढ़, साथ ही तिनसुकिया जिले के भाग इसमें शामिल किए गए हैं, जो आपका डिब्रू सैखवा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है आपका दिहांग दिबांग, नाम से पता चल रहा होगा अरुणाचल प्रदेश का है और अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग और पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी जिले के भाग को मिला करके ये रिजर्व बनाया गया, जिसे दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश का है और यहाँ पे बैतूल, होशंगाबाद और जो आपका छिंदवाड़ा जिला है, इन सभी को शामिल करके इस बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया, यानी कि लगभग 2-3 जिले इसमें आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है आपका कंचनजंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का है और ये आप देख रहे हैं सबसे लेटेस्ट जो है था, लेकिन अभी आप क्या पाएंगे? पन्ना, ये आपका सबसे लेटेस्ट हो गया। तो एग्जाम में जब पन्ना शामिल नहीं था, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता था कि सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, तो कंचनजंगा को सही करते थे। लेकिन 2020 में आपका जो पन्ना है, इसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया, तो सबसे लेटेस्ट आपका पन्ना हो जाएगा। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंचनजंगा को 2018 में शामिल किया गया, सिक्किम में है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अचन कमार, ये भी 2012 में शामिल है यूनेस्को की सूची में। एमपी में अनूपपुर और डिंडोरी जिले के, छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर जिला आता है, इसका भाग भी इसमें शामिल है। साथ ही आप देखेंगे कच्छ, ये जो कच्छ का है इलाका, ये कहाँ है? गुजरात में है। इसमें राजकोट, सुंदरनगर और पाटन जिले को शामिल किया गया है और इसे मिला करके बनाया गया है ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो दलदली इलाके का है। नेक्स्ट है आपका शीत मरुस्थल, ये भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल, साथ ही सरचू और किम्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जो आपका शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है आपका पन्ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एमपी में है और सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, ये एमपी में पन्ना और छतरपुर जिले के भाग जो होते हैं, इनको शामिल किया गया है इसमें। साथ ही शेषाचलम, शेषाचलम जो है ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश में चित्तूर एवं जो आपका कडप्पा जिला है, इन सारे क्षेत्रों को, साथ ही जो पूर्वी घाट का इलाका है, इसे भी लेकर के बनाया गया है। तो ये भी बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा आप देखेंगे अगस्ता जो है, अगस्तमाला या अगस्तामलाई भी कहीं कहीं दिखते हैं, 2016 में शामिल है और ये आपके तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले के भाग तथा केरल में तिरुवनंतपुरम और इसके अलावा आप देखेंगे जो उसके आसपास के ज़िले हैं उसे भी लिया गया है। यानी कि जो अगस्तामलाई है ये 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और केरल में। इन्हीं दोनों की सीमाओं के जो ज़िले हैं उनको लेकर के अगस्तामलाई वन्यजीव जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसे बनाया गया है। तो ये आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इनमें से 12 यूनेस्को की सूची में शामिल है। लेटेस्ट में बात करेंगे तो सबसे लेटेस्ट पन्ना है, उसके पहले आपका कंचनजंगा और उसके पहले आप देखेंगे तो आपका जो अगस्तामलाई है 2016 में शामिल है। तो
तो कभी ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि सीक्वेंस बताएं यूनेस्को की सूची में शामिल होने का, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज आप लोगों के लिए तथ्य बहुत ज़्यादा है। अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इनको देखिएगा कौन से राज्य में कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें क्या अंतर है, कौन कौन से खास पॉइंट हैं, ये जरूर रिवीजन कीजिएगा, नोट कीजिएगा, आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको कल हम आप फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।